हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज में, जिसमें हम अपने 5 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अब हम हैं अपने 6 चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पर। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा पंचायती राज के बारे में कि पंचायत किस तरीके से काम करती है। ये एक लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो रूरल एरियाज में काम करती है, किस तरीके से काम करती है, ग्राम सभा क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हमने जाना। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बेसिकली हम अपने एरिया के जो भी पुलिस स्टेशन है उसके बारे में जानेंगे। ये एक 6 क्लास के बच्चे के लिए एक इंट्रोडक्शन है कि पुलिस स्टेशन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कंप्लेंट फाइल की जाती है, या गांव में देहात में किस तरीके के झगड़े होते हैं, क्या क्या डिस्प्यूट्स होते हैं। मेजरली गांव में ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो लैंड्स को लेके होते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी से इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टोरी के ज़रिए इस पूरे चैप्टर को समझाया गया है कि किस तरीके से दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, किस तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लोगों के अपने अपने क्या सजेशन होते हैं, और वो किस तरीके से कंप्लेन को फाइल करते हैं। कौन कौन लोग, कौन कौन सी अथॉरिटी इसमें होती हैं जो काम को आगे बढ़ाती हैं, इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाती हैं, और किस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है वो किस तरीके से काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम समझना। यहाँ पे बताया गया है कि एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जिसका नाम है मोहन। मोहन अपनी लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ करता है। वो कई सालों से अपनी लैंड पे काम कर रहा है। उन्होंने एक बॉर्डर बनाया हुआ है, उसी के जस्ट बगल में रघु का भी लैंड है, और उन्होंने एक अर्बन बंड यानी कि इस तरीके से एक रास्ता बना के मिट्टी का बनाया हुआ है, यानी आप मेड़ कह सकते हैं। अगर आपने गांव में खेत देखे होंगे तो बीच में एक रास्ता होता है, उसको बना के इन्होंने ये डिवाइड किया हुआ है कि ये मोहन का खेत है और ये रघु का खेत है। लेकिन अगली मॉर्निंग जब वो उठता है मोहन, तो वो ये देखता है कि जो वन है उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि जो वन पहले इतना था वो अब इस हिस्से तक शिफ्ट कर दिया गया है, और इस वाले हिस्से को पूरा इन्वॉल्व कर लिया गया है रघु के खेत में, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। मोहन के पास पहले से ही कम जमीन थी और क्या कहते हैं और भी कम हो गई, और रघु का खेत बड़ा हो गया। तो इसी वजह से ये झगड़े की जड़ बनता है। रघु एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, उसके पास पहले से ही काफ़ी लैंड है, जिसका फील्ड पहले से ही काफ़ी बड़ा था, उसने और एक्सपेंड कर लिया और मोहन के खेत में जाके उसने अपना एक्सपेंशन को अंजाम दिया, और जिसकी वजह से जो मोहन है बहुत अनईजी हो गया और बहुत परेशान हो गया, जिसने इस डिस्प्यूट को जगा दी। रघु जो है एक पावरफुल कनेक्शंस हैं उसके उसके जो अंकल हैं वो उसके अंकल हैं जो सरपंच हैं, वो और भी लोगों को जानता है, और जिसकी वजह से पहले ये आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुई, और रघु कुछ वर्कर्स को लेके मोहन के खेत पे पहुंच गया उससे लड़ाई करने के लिए। पहले वो सिर्फ बातों से लड़ाई की और फिर उसके ऊपर उन लोगों के साथ मिलके अटैक कर दिया, जिसकी वजह से कुछ देर बाद उन लोगों को झगड़े से छुड़ाने के लिए कुछ जो विलेजर्स थे वो बीच में आ जाते हैं, और फिर उन मोहन को और रघु को झगड़ने से अलग करते हैं। लेकिन मोहन को इतने सारे लोगों ने मिलके मारा, तो उसकी वजह से उसको कई सारी इंजरीज आ चुकी थी उसके सर में और उसके हाथ में। इस तरीके के जो झगड़े होते हैं वो आए दिन आपको गांव में देखने को मिलेंगे। मोस्टली इसी तरीके के झगड़े होते हैं। उसके जो नेबर्स थे मोहन के, उन्होंने उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, उसके जो घाव थे उनका इलाज किया। मोहन के जो क्लोज फ्रेंड थे जो विलेज के पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने मोहन को ये सजेस्ट किया कि तुम एक कंप्लेंट को फॉर्मल कंप्लेंट को फाइल करो और पुलिस स्टेशन जाओ, इसके खिलाफ एफआईआर कराओ। लेकिन वहीं पे कुछ और जो गांव वाले थे उनका ये मानना था कि तुम लीगल एक्शन से दूर रहो। पहली बात उसमें पैसा बहुत लगता है, दूसरा उसका कोई असर नहीं होता, उस बेकार ही जाता है, क्योंकि रघु उनका ये भी मानना था कि रघु की जो फैमिली है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और कई सारी अथॉरिटी के जो लोग हैं उनको जानती है।
ये सारे डिस्कशन के बाद जो विलेजर्स थे, लेकिन रघु ने जो मोहन है उसने रघु के खिलाफ कंप्लेन करने का फैसला बना लिया था और उसमें कुछ विलेजर्स ने उसका साथ दिया और बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम विटनेस हैं, हम तुम्हारे संग पुलिस स्टेशन चलेंगे और सब कुछ चीज़ों को बताएंगे और किस तरीके का चैलेंज तुमने फेस किया उन सारी चीज़ों को भी हम बताएंगे। एरिया ऑफ अ पुलिस स्टेशन, तो कुछ लोगों का कहना, जब मोहन को नहीं पता था कि किस तरीके से काम करता है पुलिस स्टेशन, तो मोहन ने बोला कि हम यहाँ के पुलिस स्टेशन में ना जाके पास के शहर में चलते हैं और वहाँ के बड़े पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट को हम दर्ज कराते हैं। लेकिन मोहन को ये बताया गया कि जो पुलिस स्टेशन आपके एरिया में है, जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, वो नियुक्त किया गया है वहीं के एरिया के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। और फिर मोहन को एक्सप्लेन किया गया कि लोकल पुलिस स्टेशन में ही वो अपनी कंप्लेंट को फाइल किए करे और सारे प्रोसीजर को फॉलो करे। पुलिस स्टेशन रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, जिस भी एरिया में बना होता है और वहाँ के आसपास के एक स्पेसिफिक एरिया के लिए एक पुलिस स्टेशन होता है। वो किस तरीके की चीज़ों को हैंडल करता है, जैसे चोरी, एक्सीडेंट, इंजरीज, डिस्प्यूट, इस तरीके के केसेस को पुलिस स्टेशन हैंडल करता है। उनकी कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है, उनके खिलाफ एविडेंस जुटाता है और जो भी नेसेसरी एक्शन होता है उसको पुलिस स्टेशन में लिया जाता है। अब पुलिस स्टेशन किस तरीके से वर्क करता है। पुलिस स्टेशन मोहन पहुंचता है, वहाँ के जो एसएचओ होते हैं यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, उनको अपनी सारी कहानी को बताता है कि किस तरीके से झगड़ा हुआ, किस तरीके से उसको मारा गया और एक रिटन कंप्लेंट को फाइल करने की अपील करता है। लेकिन जो एसएचओ होते हैं वो मोहन को बहुत रूडली डिसमिस कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं ऐसी छोटी छोटी कंप्लेंट को फाइल नहीं करता, जाओ यहाँ से तुम। और जो मोहन की जो इंजरीज है, जो चोटें उसको लगी हैं, उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं इन जर्नल भी। ये जितनी भी कहानियाँ चैप्टर्स के ज़रिए आपको बताई जाती हैं, ये इन जर्नल हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में रेगुलरिटी से होती रहती हैं। कोई एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कैरेक्टर्स भले ही चेंज हो जाए, लेकिन इस तरीके की जो कहानियाँ हैं, इस तरीके के जो इवेंट्स हैं, वो सोसाइटी में आए दिन होते रहते हैं। मोहन थोड़ा कंफ्यूज भी था लेकिन डिटरमाइंड था। उसके नेबर्स ने भी फोर्स किया और लास्ट में इतना ज़्यादा सब कुछ बताने के बाद बताया कि किस तरीके से असॉल्ट हुआ, वो उसके विटनेस हैं और केस को रजिस्टर करा दिया गया। एसओचओ ने भी केस को रजिस्टर किया, मोहन की रिटन कंप्लेंट को सबमिट कर लिया और मोहन को ये अश्योर किया कि अगले दिन वो एक कांस्टेबल को भेजेंगे इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब यहाँ पे बात चल रही है एक लैंड की, यानी कि एक लैंड होगा, एक स्टेट है, वहाँ पे कई सारे गांव हैं, कई सारे गांव हैं तो ज़मीन भी होगी, ज़मीन होगी तो उसका रिकॉर्ड भी होगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग मेजरमेंट में ज़मीनें होती हैं और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक आदमी की नियुक्ति की जाती है। जैसे हमने यहाँ पे एक लैंड को बनाया है, उसको डिवाइड किया है और यहाँ पे ये सारी चीज़ बताने का ये मतलब है कि इनका ये कहना था कि मोहन और रघु को किसी भी कन्फ्लिक्ट में ना पड़ के जो भी उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड जहाँ पे दर्ज कराया गया है वहाँ पे जाके अपनी अपनी बाउंड्रीज को चेक कर लेना था कि किसके हिस्से में कितनी ज़मीन आती है और ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता। तो वो जो ऑफिसर, वो जो सारी लैंड का रिकॉर्ड रखता है, सारी लैंड का रिकॉर्ड रखता है और राइटफुल बाउंड्रीज को डिटरमाइन करता है, उसको हम बोलते हैं पटवारी। उस ऑफिसर को हम अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जानते हैं, लेखपाल, कानूनगो या फिर विलेज ऑफिसर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है लैंड का मेजरमेंट करने के लिए और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। आजकल ये जितने भी रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन हैं लैंड के बारे में, ये ऑनलाइन किए जाते हैं। आप किसी भी गांव की सारी डिटेल्स, उस लैंड की सारी डिटेल्स को, नाम को डाल के
गवर्नमेंट वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा लैंड किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। पटवारी का काम होता है कि ये जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कराए, फील्ड्स को मेजर करे और जो उसके ऑफिशियल मैप में रजिस्टर है उससे कंपेयर करे कि ये दोनों किस तरीके की बात कर रहे हैं, कितना कितना लैंड बता रहे हैं और कितना उसने मेंटेन किया हुआ है। इस तरीके के मेजरमेंट के अलावा भी पटवारी के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करना। जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनसे लैंड रिवेन्यू नहीं लिया जाता, जो बड़े किसान जिनसे ज़्यादा लैंड होता है उनसे लैंड रिवेन्यू को लिया जाता है। और क्रॉप्स का रिकॉर्ड रखना, क्योंकि हर मौसम में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स लगाई जाती हैं, वहाँ पे उस एरिया में किस तरह की क्रॉप्स की खेती होती है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड कराना। और इनके पटवारी के जो काम होता है उसको सुपरवाइज किया जाता है रिवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़रिए, जो अश्योर करता है उसकी एक्यूरेसी को, यानी कि किस तरीके से वो कितना सही काम कर रहा है। जो स्टेट्स होते हैं, ईच स्टेट डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग अलग स्प्लिट होता है ये तहसील में और तालुका में, जिसको देखा जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर। तहसीलदार इसमें एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल को प्ले करता है और वो जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए काम करता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करता है। और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे लैंड की ओनरशिप के रिकॉर्ड्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, इन सारी चीज़ों को हायर अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025, यहाँ पे बताया गया है कि पहले के 2005 से पहले जो भी के एक आदमी है उसका एक लैंड है और जब वो मर जाएगा या कोई भी चीज़ तो उसका ये लैंड सिर्फ उसके सन को मिलेगा, अगर उसका एक सन है उसे या फिर दो है उसे या फिर जितने भी हैं उनमें डिवाइड होगा। लेकिन जो उसकी वाइफ है उसको ये लैंड नहीं मिलेगा और उसकी डॉटर को नहीं मिलेगा। तो ये एक्ट इसी के बारे में जो चेंज किया गया है उसके बारे में बताता है। ट्रेडिशनली जो वुमेन थी फार्मर कम्युनिटीज़ की, वो एज अ लेबर तो काम करती थी लैंड पर, एज अ लेबर तो काम करती थी लैंड पर, लेकिन वो लैंड की ओनर नहीं हो सकती थी। और जितनी भी हिंदू वुमेन्स थी अलग अलग स्टेट में उनको इनहेरिट एग्रीकल्चर लैंड का ओनर नहीं बनाया जाता था और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके बेटों को पास ऑन कर दी जाती थी। ना वो डॉटर्स को दी जाती थी और ना ही उनकी वाइफ्स को दी जाती थी और ना ही वो उसको लीगली क्लेम कर सकती थी। लेकिन रिसेंटली लीगल फ्रेमवर्क को रिफॉर्म किया गया 2005 में और कहा कि इक्वल इनहेरिटेंस राइट है बेटे का, बेटी का और उनकी माँ का। वुमेन जो है वो इनहेरिटेड एग्रीकल्चर लैंड को भी ओन कर सकती है, स्टेट में भी और यूनियन टेरिटरीज में भी। यहाँ पे एक कहानी को बताया गया है कि इस तरीके के जो चेंज है उसने बेनिफिट किया कई सारी औरतों को। यहाँ पे एक लेडी सुधा की कहानी बताई गई है जिसने कंटिन्यू असिस्ट किया फार्मिंग उसके फादर के मर जाने के बाद और अपनी मदर को अपडेट किया, लैंड रिकॉर्ड्स को पूरा बनवाया और पटवारी के पास सारे जो रिकॉर्ड्स थे उनको अपडेट किया और इंश्योर किया कि जितने भी उसके बच्चे हैं और जो ओनर बने लैंड ओनर का वो लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए, इंक्लूडिंग सुधा। और ये लॉ जो बना इसने एम्पावर किया वुमेन को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी और राइटफुल प्लेस दिया एज अ लैंड ओनर इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में, जो कि मैनेज कर सके फार्म को और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। अब हम फटाफट इस चैप्टर की समरी को देख लेते हैं। जैसे हमने देखा एक क्वेरल था, एक लड़ाई हुई विलेज में। मोहन एज अ फार्मर था जिसने नेबर
रघु से लड़ाई हुई थी इंक्रोचमेंट यानी कि उनकी जगह को हड़प लेने के चक्कर में, जिस आर्ग्यूमेंट को बहुत ज़्यादा हीटेड हो गई और एक फिजिकली असॉल्ट किया गया यानी मोहन को फिजिकली चोट पहुंचाई गई। फिर रघु जो था वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, उसकी जितनी भी पहचान अच्छे अच्छे बड़े लोगों से थी और कुछ गलत लोगों से भी थी, जिसकी वजह से मोहन कंप्लेंट फाइल करने में डर भी रहा था, लेकिन उसने कंप्लेंट को फाइल किया और मोहन का साथ दिया उसके फेलो विलेजर्स ने। वहाँ के एरिया पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेंट को फाइल किया। एरिया पुलिस स्टेशन एक स्पेसिफिक एरिया के अंडर आता है। वो वहाँ के जितने भी क्राइम्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनका वो उनको एडमिनिस्टर करता है, उनका सारा रिकॉर्ड रखता है, उनकी रिपोर्टिंग करता है। वर्क क्या होता है पुलिस स्टेशन में? इनिशियली वो लोग एसएचओ के पास गए जिसने रिफ्यूज कर दिया था रजिस्टर को मेंटेन करने से और एक कंप्लेन को नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन गांव वालों के प्रेशर की वजह से उन्होंने इस कंप्लेन को फाइल भी किया। एक रूटीन कंप्लेन फाइल हुई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया। मेंटेन करता है पटवारी, जिसका काम होता है लैंड को मेजर करना, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और ओनरशिप को अपडेट करना और क्रॉप्स का भी अपडेट करना। तहसीलदार इसके काम को सुपरवाइज करता है, लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, इंश्योर करता है कि प्रॉपर लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन हो और जितनी भी इम्पोर्टेंट लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी हायर अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। और हमने इस चैप्टर में और क्या पढ़ा? न्यू लॉ पढ़ा, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का, जिसमें हिंदू वुमेन्स को इक्वल राइट दिया गया इनहेरिटेड एग्रीकल्चर लैंड को ओन करने के लिए और इंश्योर किया कि जेंडर इक्वालिटी हो प्रॉपर्टी ओनरशिप में। जेंडर इक्वालिटी हो प्रॉपर्टी ओनरशिप में। इस एक्ट में कहा गया कि जो एक ज़मीन है उसका जो हिस्सा है वो उसकी डॉटर, उस आदमी की जो डॉटर है, वाइफ है और उसके जो सन है, उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिससे कि जेंडर इक्वालिटी आए और जो फीमेल्स हैं उनको भी फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिल सके, वो फाइनेंशियली सिक्योर हो सके और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमारे आसपास का जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हमारा पुलिस स्टेशन काम करता है, किस तरीके के झगड़े, किस तरीके के विवाद एक गांव के एरिया में होते हैं और किस तरीके से लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मेनली बेसिकली ज़्यादातर ज़मीन के विवाद ही होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।